नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? घर में हैं तो ज़रूर सुरक्षित होंगे। बड़े उत्साह के साथ आज की कक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए, आज के तृतीय भाषा हिंदी वल्लरी 8वीं कक्षा के मेरा देश मेरी माँ पाठ का दूसरा भाग अब हम शुरू करने वाले हैं, जो आपके किताब के 20वें पृष्ठ से शुरू होगा। बच्चों, आज की कक्षा शुरू करने से पहले हम इन देश प्रेमी युवकों का परिचय ज़रूर पाएंगे। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। देश इन जैसे वीर जवानों से सुरक्षित है, तोड़ने वाले उन कायरों से नहीं। हमारा भारत जोड़ने वाले इन वीरों से सुरक्षित है, तोड़ने वाले उन कायरों से नहीं। बच्चों, आप जानते ही हैं, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी जो मुंबई के ताज होटल के आतंकी हमले टेररिस्ट अटैक में फंसे लोगों के जानों की रक्षा की है। और ये हैं अक्षय गिरीश कुमार, जो जम्मू कश्मीर के नगरोटा गांव में जब आतंकी हमला हुआ था, गांव वालों के जानों की रक्षा की है। बच्चों, भारतीय सेना के इतिहास में इन जैसे वीरों के कारण कर्नाटक का मस्तक ऊंचा हो उठा है। चलिए, इन वीरों की प्रेरणा के साथ हम आज की कक्षा को शुरू करेंगे। मेरा देश मेरी माँ। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कुछ गृहकार्य संबंधी प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा की है। शायद आप सब लोगों ने इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखा है। अब एक एक उत्तरों के हिज्जों की जांच कीजिएगा। हिज्जे यानी स्पेलिंग्स को आप चेक कर लीजिए। पहला प्रश्न है, दुश्मनों के आक्रमण के समय भारत में कैसा वातावरण था? और इसका जवाब है, दुश्मनों के आक्रमण के समय भारत में हर तरफ शांति का वातावरण था। अब चलेंगे हम दूसरे प्रश्न की ओर। इच्छोगिल नहर को तोड़ने के लिए कौन तैयार थे? और इसका उत्तर है, इच्छोगिल नहर को तोड़ने के लिए गांव से आए हुए मेजर तैयार थे। तो अब तीसरा प्रश्न है, पुत्र के सिर पर हाथ रखकर माँ ने क्या उपदेश दिया? ज़रूर बहुत सारे बच्चों ने इसका उत्तर सही ही लिखा होगा। चलिए उत्तर देखेंगे। पुत्र के सिर पर हाथ रखकर माँ ने यह उपदेश दिया, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। बच्चों, जैसे हम लोगों ने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि इस अवधि में हम भारतीय सेना से संबंधित बहुत सारी जानकारियों को प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर देखिए, भारतीय सेना की वर्दियाँ, यहाँ पर जो सफ़ेद रंग की वर्दी है, वर्दी यानी यूनिफॉर्म, ये नेवी यूनिफॉर्म है, जल सेना की वर्दी। और जो बीच आकाश नीला वाला जो वर्दी है, यह है वायुसेना यानी एयरफोर्स की वर्दी है। और यह है लैंड आर्मी थल सेना, जो हरा मिश्रित रंग की वर्दी है। और इस चित्र में आप भारतीय सेना के 3 लोगोस को देख सकते हैं और 2 बैडजेस को। चलिए, अब हम आज का पाठ शुरू करेंगे। एक बार इस पाठ को धीमी गति से पढ़ते जाएंगे और उन सब नए शब्दों को हम रेखांकित भी करते जाएंगे। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। मौके का इंतज़ार किया जाए इतना समय भी नहीं था, इसलिए वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर कुछ नए शब्द हैं जो इन अनुच्छेदों में, अनुच्छेद मीन्स पैराग्राफ में नए शब्द आए हैं। मौत शब्द का अर्थ है मरण, मृत्यु। संभालना शब्द का अर्थ है भार ऊपर लेना, संकट से बचना। दिल दहलाना शब्द का अर्थ है भयभीत करना। इंतज़ार शब्द का अर्थ है प्रतीक्षा, राह देखना। और ध्वस्त शब्द का अर्थ है नाश। बच्चों, आज का पाठ शुरू करने से पहले हम इस 1965 इंडो पाक वार से संबंधित कुछ पृष्ठभूमि को हम पहचान लेंगे। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से बहुत ही महंगे मीन्स कॉस्टली आधुनिक शस्त्रास्त्रों को खरीद लिया था इस युद्ध के लिए। लेकिन भारत ठहरा एक स्वाभिमानी राष्ट्र जो अपने ही देशी शस्त्रास्त्रों
के साथ और सिर्फ हमारे उन सेना के 9 जवानों पर भरोसा करके इस युद्ध में आगे बढ़ने का निर्णय लिया था। और पाकिस्तान के दबाव के कारण अमेरिका ने भारत को चेतावनी भी दी, अगर भारतीय सेना को सरहदों से यानी बॉर्डर से वापस नहीं बुलाया जाएगा तो भारत के लिए गेहूं का आयात बंद कर दिया जाएगा। आयात यानी आमदू बंद कर दिया जाएगा। लेकिन उस समय भारत के स्वाभिमानी प्रधानमंत्री जी ने सारे भारतीय जनता के सामने सोमवार उपवास व्रत की मांग की। सिर्फ सोमवार ही नहीं, जब बन पाए उस दिन उपवास बनाए रखें, ताकि जो अनाज इससे बचेगा वो हमारे सैनिकों के लिए और कुछ अगले फसल यानी फूड क्रॉप आने तक, अनाज मीन्स फूड ग्रेन, बचा के रख सकते हैं। और तभी जनता को उद्देशित करके लाल बहादुर शास्त्री, जो उस समय के स्वाभिमानी प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सारे भारत की जनता को उद्देशित करके यही बयान दिया था, अगर तलवार की नोक पर या आटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, यह देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारे क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। भारत देश के मजबूत नायक के बयान के बाद कैसे हमारे गांव से आया हुआ मेजर पीछे रह सकता था। उस पर अब देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। हब्बित्तु जोश, स्पिरिट, उत्साह। मौके का इंतज़ार किया जाए इतना समय भी नहीं था। इंतज़ार यानी निरीक्षण करना, मौका, अवकाशा। तो उस मेजर ने मौके के लिए इंतज़ार नहीं किया, जब शत्रु मेरे सामने आएंगे तब मैं आक्रमण करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। जब बन जाए, जहां बन पाए, वह खुद शत्रुओं पर आक्रमण कर देते थे और जो उनका लक्ष्य था उस जगह से सैनिकों को भगाने की कोशिश कर रहे थे। सफलता के भूखों के साथ हमेशा यही होता है बच्चों, हंगर्स ऑफ सक्सेस, इनके साथ यही होता है बच्चों कि ये सफलता की भूखें मौके का इंतज़ार करके नहीं बैठते, बल्कि वे स्वयं मौके को ढूंढ लेते हैं। इसी तरह यह मेजर भी अब खुद मौके को ढूंढने लगा ताकि अपनी शक्ति से शत्रु सेना को दूर भगाए और देश की रक्षा करे। इसलिए वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे। ध्वस्त, नाश, गोलीबारी यानी फायरिंग। तो इसलिए वे स्वयं शत्रुओं के स्ट्राइकर्स और टैंकर्स जो भी सामने आते थे उन पर आक्रमण करते, उन्हें नाश करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जो ही हमारे मेजर दुश्मनों के टैंकों को, स्ट्राइकर्सों को ध्वस्त करते हुए, नाश करते हुए आगे बढ़ रहे थे, त्यों ही दुश्मन की कई गोलियां सनसनाती यानी आवाज़ बनाती हुई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई। ज्यों-ज्यों ये आगे बढ़ते गए, शत्रु सेना के सामने ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते गए, त्यों-त्यों गोलियां आकर उनके हाथ व पेट में घुसती गई। मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। माँ के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे। ज्यों ही गोली आकर उन्हें लग जाती थी, तब तुरंत उन्हें माँ की वो बातें याद आया करती थी कि भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। ये शब्द याद आते ही और भी फुर्ती के साथ मेजर युद्ध भूमि में आक्रमण करने लगते थे। वे चोट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे और गोलियां आकर उनके सीने में घुसती गई सिक्की हाकिಕೊಳ್ಳುವುದು बगैर इल्लदे परवाह किए बगैर, थॉटफुलनेस, उसकी ओर ध्यान ही नहीं है, इसे हम परवाह किए बगैर कहते हैं। तो चोट लगी है, दर्द हो रहा है, खून बह रहा है, होने पर भी उसकी परवाह किए बिना हमारा मेजर बड़ी फुर्ती के साथ युद्ध भूमि में आगे बढ़ते गए।
अब तक तो सिर्फ हाथ और पेट में गोलियां लग रही थी, लेकिन अब मेजर के सीने में गोलियां घुसती गई। ज्यों ज्यों ये और भी तेजी से आगे बढ़ते रहे, त्यों त्यों शत्रुओं की गोलियां आ आकर इनके सीने में, सीने यानी छाती, ये दे भाग के घुसती गई। स्थिति को समझते हुए उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया गया, पर मेजर के कदम रुके नहीं। दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त कर विजयश्री को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया। आदेश यानी ऑर्डर, कदम शब्द का अर्थ है हेज्जे। जब मेजर के गले में गोलियां घुसती गई तो उनके जो बड़े अफसर थे उन्हें युद्ध भूमि से पीछे हट जाने का आदेश दिया, मगर मेजर कहाँ रुकने वाले थे। उनके कदम कभी भी रुके भी नहीं, पीछे भी नहीं हटे। उन टैंकरों को और स्ट्राइकर्सों को ध्वस्त करते करते अंत तक, जब तक वे अपने मोर्चे से शत्रु सेना के एक भी शत्रु सैनिक को वहां से भगा ना पाए या मार ना पाए, तब तक वे अपने आक्रमण को आगे बढ़ाते गए। जब सब सैनिक वहां से खाली हो गए, तब वे उस जगह से विजयश्री को गले लगाना, यह एक मुहावरा है और इसका अर्थ है अप्पिकोल्लूदू। तो विजयश्री को यानी विजय माला को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया। तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया, पर तब तक पूरा सीना गोलियों से छलनी हो चुका था। सैनिकों के लिए ही एक अलग अस्पताल होता है बच्चों। उस अस्पताल में इस मेजर को वहाँ पर लाया गया, जो पंजाब का एक प्रदेश है अमृतसर। अमृतसर के सैनिक अस्पताल में इन्हें लाया गया और यहाँ पर तुलना कीजिए, छलनी यह होती है बच्चों, और आप कल्पना कर सकते हैं कि उनका पूरा सीना इस तरह छलनी की तरह हो चुका था। गोलियां जो सीने में चुभ रहे थे वे उनके हृदय को या छाती को इस तरह छलनी बना दिए थे। रूंधे गले से अधिकारियों ने पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? रूंधा गला यानी रोने की आवाज़। वहाँ पर जो भी ऊंचे अधिकारी थे वे मेजर से पूछने लगे कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है, क्योंकि उन अफसरों को यकीन आ गया था कि शायद अब मेजर बच नहीं पाएंगे। बच्चों, इस युद्ध से संबंधित मैं आप लोगों को इन दो अफसरों को परिचित कराना चाहती हूँ। ये है इयान कार्डज़ो, जो सन 1962, सन 1965 और सन 1971 तीनों युद्धों में भाग ले चुके हैं, और ये हैं अब्दुल हमीद, जो सन 1965 के युद्ध में बहुत ही अहम भूमिका यानी इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर चुके हैं। और इन दोनों की किस्से यानी कहानियाँ, इन दोनों की किस्से बहुत ही रोमांचक है। मैं चाहती हूँ आप लोग 1965 के डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे तो इन दो वीरों के बहुत सारे इस तरह के रोमांचित किस्से या कहानियाँ आपको सुनने पड़ेंगे। तो ऐसे अफसर उस मेजर से पूछने लगे कि क्या आपकी कोई अंतिम इच्छा है? गोलियां सीने में कसक रही थी वत्तुतित्तु, गोलियां सीने में कसक रही थी। मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, मुस्कान यानी मुगुलनगे। तो शत्रुओं की जो गोलियां सीने में चुभ रही थी वे कसक रही थी, पर उनके चेहरे पर मुस्कान था। वे मुस्कान लाते हुए मेजर ने अधिकारियों से कहा कि हाँ है, मेरी माँ तक संदेश पहुँचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। मैं चाहती हूँ बच्चों आप इन वाक्यों को और एक बार ध्यान से पढ़िएगा। हाँ है, मेरी माँ तक संदेश पहुँचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर खाई है, पीठ पर नहीं। तो धन्य है ऐसी माता जो अपने बच्चों को इस दिन के लिए तैयार करती है, और सैनिक भी बस इसी दिन के लिए तैयार होते हैं।
बच्चों, आज हम यह प्रण लेंगे कि आज के बाद जब भी हम किसी सैनिक की माता को देखेंगे, सैनिक के घर की स्त्रियों को, बहन हो, पत्नी हो, इन्हें देखेंगे, हम श्रद्धा के साथ हम लोगों के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलना चाहिए, वीर नारी। उस दिन आकाश में सूरज तो ढलता गया, ढलना यानी मुड़गूदू, ढलता गया, लेकिन हमारे गांव से आए हुए इस मेजर के नाम को और मेजर की जीवनी को सदा के लिए अमर बना दिया। जानते हैं ये बहादुर कौन थे? ये भारतीय सेना के अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे, जिन्होंने माँ के वचनों का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। प्राणों की बाजी लगाना यह एक मुहावरा है, अंदर प्राणवन्ने पणक्किडुवुदु। तो गांव से आए हुए वह मेजर ये ही थे, मेजर आशाराम त्यागी। दीपक बुझ गया, पर उसकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी। बच्चों, उस दिन मेजर के प्राणों का दीपक तो बुझ गया, पर उनका नाम, उनकी जीवनी और उनकी यशोगाथा युगों तक भारतीय सभी युवाओं को प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। अब इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि जिस प्रकार सन 1965 के युद्ध के बाद भारतीय सेना ने भारतीय तिरंगे को उस सरहदों पर, बॉर्डर में फहराने की कोशिश की थी। और चलिए अब हम मेजर आशाराम त्यागी जी के जीवन से और भी जानकारी प्राप्त करें। इनका जन्म 2 जनवरी 1939, 2 जनवरी 1939 में हुआ था और इनका जन्मस्थान है फतेहपुर मोदीनगर, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने जिस युद्ध में भाग लिया था वह है डोगराई युद्ध, जो सन 1965 इंडो पाक वार से भी जाना जाता है। और इनकी मृत्यु हुई थी 21 सितंबर सन 1965 डोगराई, जहाँ पर इन्होंने युद्ध किया था, जो अब पाकिस्तान का एक प्रदेश भी है। उस समय छपित समाचार पत्र के मुख्यांश को आप देख सकते हैं बच्चों, गोली सीने पर खाना बेटा। तो शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं माँ की बातों को। आशाराम त्यागी जी भारतीय सेना के मेजर थे। 21 सितंबर सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वे शहीद हुए। बच्चों, शहीद उन व्यक्तियों को कह सकते हैं जो मातृभूमि के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों को त्याग कर देते हैं, जैसे कन्नड़ा में हुतात्मा, मार्टायर। युद्धोपरांत उन्हें महावीर चक्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। तो युद्ध के बाद इन्हें महावीर चक्र की उपाधि भी मेजर आशाराम त्यागी जी को दिया गया था। बच्चों, यह वीर योद्धा आशाराम त्यागी और जो ये सब वीर योद्धा जो अब भी, आज भी भारतीय सरहदों पर तैनात होकर देश की रक्षा कर रहे हैं, इन सब लोगों की प्रेरणा से हम देश के प्रति और राष्ट्रभक्ति के प्रति जागरूक हो जाएं। इसलिए यहाँ पर एक गीत आपके सामने प्रस्तुत हैं। लेकिन बच्चों, इस गीत के साथ साथ यहाँ पर जो चित्र दिखाए जाएंगे उसकी ओर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैसे हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि इस अवधि में हम भारतीय सेना से संबंधित और भी जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस गाने के दौरान जो चित्र यहाँ पर आपको दर्शाए जाएंगे वे होंगे भारतीय सेना के कुछ वाहन, जैसे मिग एयर फ्लाइट्स और सबमरीन्स और थल सेना में उपयोग होने वाले बहुत सारे शस्त्रास्त्र, और इन सब का चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम गाना सुनेंगे। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले, पहरेदार हिमालय के हम, जोखे हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के, आहा हा हा हा। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत
वतन की हंस है, इंसान के हम रखवाले। सीना है वो लाट का अपना, फूलों जैसा दिल है। मन में विद्या जल का पल है, मन में ताज महल है। आहा 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 आहा, ताकत वतन की हंस है, हिम्मत वतन की हंस है, इज्जत वतन की हंस है। इंसान के हम रखवाले, इंसान के हम रखवाले, इंसान के हम रखवाले। अब हमारा अगला भाग होगा सेना के अधिकारियों के अभिधान यानी डेसिग्नेशन, हुद्देगळु। भारत के सेना के जो उप विभाग हैं उनके अधिकारियों के नाम और उनका ओहदा, ओहदा शब्द का अर्थ भी हुद्देगळु होता है। तो यह जानने की कोशिश करेंगे। थल सेना यानी लैंड आर्मी, और इस थल सेना के मुखिया को हम जनरल कहते हैं। और जल सेना नेवी यानी जलपड़े, इसके मुखिया को हम एडमिरल कहते हैं। और वायुसेना यानी एयरफोर्स, इसके मुखिया को हम एयर चीफ मार्शल भी कहते हैं। और बच्चों, क्या आप लोगों को पता है इन तीनों सेनाओं का निरीक्षण कौन करता है? इन तीन सेनाओं के निरीक्षण करते हैं भारत के राष्ट्रपति। इन तीन सेनाओं का निरीक्षण भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। यहाँ पर देखिए, महोदय पुल्लिंग शब्द है। जब प्रतिभा सिंह पाटिल जी भारत की राष्ट्रपति बनी थी तो यह हो गया राष्ट्रपति महोदया। महोदय के लिए स्त्रीलिंग रूप है महोदया। तो आगे चलिए, अब हम आज भारत के जनरल यानी थल सेना के मुखिया कौन हैं उनका नाम जानेंगे। जनरल यानी थल सेना के मुखिया हैं मनोज मुकुंद नरवाणे। अब देखिए, एडमिरल नेवी के लीडर, और नेवी के लीडर एडमिरल जो हैं और वो हैं करमबीर सिंह। और एयर चीफ मार्शल यानी वायुसेना के मुखिया जो हैं ये हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो बच्चों, अब इस पाठ में निहित कुछ विरुद्धार्थक शब्दों को हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा शब्द का विलोम शब्द है यानी विरुद्ध अर्थ देने वाला शब्द है बुरा। बड़ा शब्द का विरुद्ध अर्थ देने वाला शब्द है छोटा। आगे शब्द का विरुद्ध अर्थ वाला शब्द है पीछे। दोस्त शब्द का विरुद्ध अर्थ वाला शब्द है दुश्मन। भेद्य, इस शब्द का विरुद्ध अर्थ देने वाला शब्द है अभेद्य। और इसमें निहित और कुछ व्याकरणांश हम जान लेंगे। और यहाँ पर वचन परिवर्तन करना है आप लोगों को। परीक्षा, परीक्षाएं, माला, मालाएं, शाखा, शाखाएं, कविता, कविताएं, पत्रिका, पत्रिकाएं, रेखा, रेखाएं। बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि जो पहले दो उदाहरण हैं, परीक्षा जो आकारांत है उन्हें बहुवचन बनाते समय ये प्रत्यय को जोड़ा जाता है। इस उदाहरण में देखिए, कविता जो अलग रंग में है वो आकारांत है, तो इसलिए उसे बहुवचन बनाते समय ये प्रत्यय जुड़ा है। इसी तरह इस सूची के सभी शब्द भी आप देख सकते हैं। अगला जो रचना के अंश हैं इस पाठ में, ये हैं वाक्यों में प्रयोग करना। यहाँ पर एक उदाहरण है दीवार। इस दीवार का रंग सफ़ेद है। और दूसरे जो दो उदाहरण हैं यहाँ पर देखिए, प्रणाम यानी नमस्ते। और इसे अगर वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो हमें माता पिता, गुरुजनों और बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। आसान, चतुरता से मुश्किल कामों को आसान बना सकते हैं। अब अगले पड़ाव तक पहुँचेंगे, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए। तो राष्ट्र रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसका कन्नड़ अनुवाद होगा, ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ अति ದೊಡ್ಡ कर्तव्यवाಗಿದೆ। और अंग्रेजी में इसका अनुवाद होगा, प्रोटेक्टिंग ऑफ आवर कंट्री इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ ए सिटीज़न। जो दूसरा वाक्य है वो देखिए,
वह भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। और इसका कन्नड़ अनुवाद होगा, ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಎದೆ ಒಡ್ಡುವುದೇ ಹೊರತು ಬೆನ್ನಲ್ಲ। और इसका अंग्रेजी अनुवाद है, इंडिया हैज़ लेगेसी ऑफ gumption to receive bullets right on the chest but not on the back। अगला वाक्य है, मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। इसका कन्नड़ अनुवाद है, ಮೇಜರ್ನ ಮೇಲೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಉತ್ಸಾಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು। और अंग्रेजी अनुवाद देखिए, द इन्फ्लुएंस ऑफ पेट्रियाटिज्म वाज कंप्लीटली स्प्रेड ऑन मेजर। अगला जो वाक्य है यहाँ पर देखिए, मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। और इसका कन्नड़ अनुवाद है, ಮೇಜರ್ನ ಮೇಲೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಉತ್ಸಾಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು। और इसका अंग्रेजी अनुवाद है, द इन्फ्लुएंस ऑफ पेट्रियाटिज्म वाज कंप्लीटली स्प्रेड ऑन मेजर। और इस पड़ाव का आखिरी वाक्य है, युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। और कन्नड़ अनुवाद होगा, युद्धವು ಭೀಕರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು। और अंग्रेजी अनुवाद है, द वॉर वाज स्प्रेडिंग टेरिबली। अब हमारा गृह कार्य का समय है बच्चों। मैं चाहती हूँ कि आप इन सब प्रश्नों को अब लिख लीजिए और इनका उत्तर लिखकर जब आप पाठशाला जाएंगे अपने अध्यापकों को ज़रूर दिखाइएगा। बच्चों, अब हम मेजर आशाराम त्यागी जी और उनके माँ, इन दोनों के जीवन से परिचित होने के बाद यह तो निर्णय कर ही लें कि आज के बाद जब भी हमारे सामने हीरो यानी नायक या महानायक का जिक्र होगा तो सिर्फ हम इन जैसे रियल लाइफ हीरोज़ को, असली जीवन के नायकों को ही अपना हीरो मानेंगे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आप सब लोगों में इतनी क्षमता ज़रूर है कि आप अपने मुकाम को ज़रूर पा सकते हो। और 8वीं कक्षा के सब बच्चों के लिए मेरा अलविदा, नमस्ते। आशा है मेरा देश मेरी माँ इस पाठ के दौरान हम मेजर आशाराम त्यागी जी के जीवनी के साथ साथ भाषाभ्यास से संबंधित बहुत सारे अंशों से अपने आप को अवगत करा चुके हैं। धन्यवाद। अनुदिನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ